Hello everyone, this is Gulnashi Iqbal. Welcome to my channel Gul Study Point. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ यूपी पीजीटी इंग्लिश का। तो ये प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हेमलेट्स क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी मीन्स। हेमलेट का जो क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, इसका क्या मतलब है, तो इसका ऑप्शन बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 4 टू लिव और टू डाई। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, टू लिव और टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। इन सेंटेंसेज में से किस में अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ऑप्शन नंबर 2 पैट्रियोटिज्म, व्हाट ऑर्डर्स आर डन इन योर नेम। ऑप्शन नंबर 2। Question number 3. Which of the following words is onomatopoeic word? Carry, bear, fear, buzz, bug. देखिए इसमें शायद ये मिसप्रिंट है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका बग यू बज होना चाहिए था, BUZZ। बज मीन्स होता है भिनभिनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। हैप्पीनेस प्रसन्नता इज बट एन ओकेशनल एपिसोड, एक ओकेशनल एपिसोड होती है इन द जनरल ड्रामा में ऑफ पेन, दर्द के, दुख के जो ड्रामा है उसमें हैप्पीनेस एक ओकेशनल एपिसोड की तरह होती है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये है हैप्पीनेस की जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो ओकेशनल एपिसोड से किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 पर्सोनिफिकेशन। When the sound of a word resembles the sound it denotes the figure of speech। जब कोई सा वर्ड किसी साउंड को डिनोट करता है तो वो ओनोमेटोपोइया होता है। ऑप्शन नंबर 2। The repetition of vowel sound in a sequence of nearby words is called assonance। ऑप्शन नंबर 3। जब वोवेल साउंड का सीक्वेंस में जो है ना रिपीटेशन होता है, बार बार वोवेल साउंड का वर्ड आता है तो वो एसोनेंस होता है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एसोनेंस इज करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिम्बली। इम्प्लाइड सिम्बली यानी कि सिम्बली का उल्टा क्या होता है। देखिए सिम्बली में भी दो जो है अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है, दो चीज़ों में अलग अलग तरह की, ठीक है। और कंपैरिजन के वर्ड एज, लाइक और सो होते हैं तो वो क्या होता है, वो सिम्बली होता है। और जब दो थिंग्स में जो है कंपैरिजन किया जाए लेकिन कंपैरिजन के वर्ड न दिए वो हो तब क्या होता है, वो मेटाफर होता है। तो यहाँ पर हमसे बस ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिम्बली। इम्प्लाइड सिम्बली का उल्टा क्या होता है, तो वो होता है मेटाफर। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मेटाफर इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो ये कौन सा है आपका अपोस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपेरेंटली। देखिए वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका मतलब बात तो कुछ और कहते हैं लेकिन जो रियल मीनिंग होता है वो उसका उल्टा होता है। तो वो क्या होती है, आयरनी। जैसे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जब हम घुमा फिरा कर बात को, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आयरनी का। जैसे किसी लड़की ने मेकअप किया है, मतलब मेकअप ज्यादा अच्छे से नहीं किया, उसने ज्यादा लिपोपोती कर ली, तो फिर कोई सामने वाला कहता है कि आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तो मतलब वो जो अंदर का मीनिंग है, जो रियल मीनिंग है वो ये है कि वो अच्छी नहीं लग रही है
है ना। तो जो रियल मीनिंग होता है वो नहीं होता है, उसका उल्टा होता है रियल मीनिंग। तो जब ऐसी किसी को बात की जाती है तो वो आयरनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कांट स्वीट दिस लिटिल हैंड। ये शेक्सपियर की लाइन है, मैकबेथ से ली गई है, शेक्सपियर के ड्रामा मैकबेथ से। तो ये इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें है हाइपरबल, बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। और द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, के अरब का सारा परफ्यूम भी अगर लगा दिया जाए तो फिर भी ये हाथ जो है साफ नहीं हो पाएंगे। तो ये इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात को की जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है? हाइपरबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज बीन टू विद। तो जो रिटर्न टू नेचर का जो मूवमेंट है वो रोमांटिक एज में दिया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंगवेज लिटरेरी क्रिटिसिज्म लाइक फेयरवेल टू आर्म। लिटरेरी क्रिएशंस, व्हाट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंगवेज लिटरेरी क्रिएशंस लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वार। Which of the following poets wrote the poem entitled Dover Beach? ये डवर बीच आपको सभी को पता होगा, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की है, बहुत फेमस पोयम है। मैथ्यू आर्नोल्ड इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेजिनरी कंट्री योकना पातावहा occur in the novels of। ये जो इमेजिनरी कंट्री है ये किसके जो है नॉवेल्स में दिखाई गई है, किसके नॉवेल में शो होती है? तो ये है फॉल्कनर के नॉवेल में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्टलैंड पब्लिश्ड इन 1922। The phrase willing suspension of disbelief is associated with। willing suspension of disbelief जो phrase है ये किससे associated है? तो ये है कॉलरिज से, ऑप्शन नंबर 3। The sonnet The word is too much with us is written by। सोनेट है वर्ड इज टू मच विद अस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के, ऑप्शन नंबर 4। Now the next question, who called Shelley a beautiful but an ineffectual angel beating in the void with his luminous wings in vain? किसने कहा था an ineffectual angel? मैथ शैले को। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, मैथ्यू आर्नोल्ड। एडोनाइस बाय शैले इज एन एलिजी ऑन। एडोनाइस जो शैले के द्वारा लिखी गई है ये एक एलिजी है, और ये किस पर लिखी गई है? जॉन कीट्स पर, ऑप्शन नंबर 3। हु asserted himself as a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। तो ये किसने खुद को कहा था? ये टी.एस. इलियट ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 का है बी। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बेल्स वाज पब्लिश्ड इन, सबको पता होगा, 1798। Now the next question, which of the following writers writes uninhibitedly about his or her sexual relationship? किसने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में लिखा है? तो वो है कमला दास। Which of the following writers is noted for what Keats called negative capability? इसका है ऑप्शन नंबर 4, शेक्सपियर। बाथशेबा इज द हीरोइन ऑफ। बाथशेबा जो हीरोइन है वो किस की है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की है ये हीरोइन।
ऑप्शन नंबर 3। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो लिरिकल ये वेस्टलैंड है ये 1922 में पब्लिश हुई है। तो इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस भी बताना चाहती हूँ। जो लिरिकल बैलेड ये वेस्टलैंड है ये फ्री वर्स में लिखी गई है और ब्लैंक वर्स, ये फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following epithet brings out the most characteristic quality of David Copperfield pinpointed by the majority of Dickens scholars? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑटोबायोग्राफिकल। नेक्स्ट है which of the following poets do we associate the political quality of poetry? किस पोइट के साथ हम political quality of poetry को एसोसिएट करते हैं? तो वो है किट्स। ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्रेक 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 किसकी डेथ पर लिखी गई है? आर्थर हेनरी हेलन। किसने लिखी है? टेनिसन ने। पब्लिश कब हुई थी? 1842। ठीक। Now the next question, the name of Alfred Lord Tennyson's famous elegy. एलिजी कौन सी है इनकी? इन मेमोरियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, 3 क्वार्टरन एंड ए कपलेट। शेक्सपियर की सोनेट्स में 3 क्वार्टरन्स होते हैं, एक कपलेट। क्वार्टरन्स कहते हैं 4 लाइन के स्टेंजा को और कपलेट कहते हैं 2 लाइन के स्टेंजा को। नेक्स्ट है द 10 pounds है इज a lot of money। ऑप्शन नंबर 3 10 pounds ये सिंगुलर माना जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, इज a lot of money। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of my friends। देखिए इसमें जो इसका आंसर दे रखा है वैसे हैव दे रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर होगा हैज। one of my friends has a fine collection of postage stamp। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपके अकॉर्डिंग अगर कोई सा क्वेश्चन गलत है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक? क्रिटिक के रूप में अर्नोल्ड को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो रोमांटिक, मार्क्सिस्ट, एस्थेटिक या क्लासिसिस्ट? ऑप्शन नंबर 4 क्लासिसिस्ट। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड ऑकर्स इन द पोएम। किस पोएम में ऑकर होता है? तो ये होता है यूलिसिस। ऑप्शन नंबर 3। Now the next question, the name of protagonist of the Mayor of Castor Bridge। Mayor of Castor Bridge के प्रोटोगनिस्ट का क्या नाम है? तो वो है माइकल हेंशर्ड। ऑप्शन नंबर 4 माइकल हेंशर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, What the thunder said is a section of the poem। ये वेस्टलैंड का सेक्शन है। What the thunder said। ऑप्शन नंबर 4। Trace in the following list the drama which T.S. Eliot did not write। कौन सा ड्रामा नहीं लिखा था? कॉकटेल, फैमिली रेन्यून, मर्डर इन द कैथेड्रल, द एस्केंट ऑफ F6। ऑप्शन नंबर 4। दिस इज नॉट रिटन बाय T.S. Eliot। ये जो लिखा गया है ये जो है प्ले है ये W.H. Auden और ईशरवुड का। ठीक है। W.H. Auden द एस्केंट ऑफ F6 ये W.H. Auden और ईशरवुड का है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन रिटन अबाउट इन फॉल्कनर्स फिक्शन? देखिए यूनाइटेड स्टेट का कौन सा पार्ट, जो कौन सी डायरेक्शन जो है विलियम फॉल्कनर के फिक्शन में है? तो वो है द साउथर्न। ऑप्शन नंबर 2। Which of the following collection of poems was written in कमला दास? कमला दास के द्वारा जो है पोएम का कौन सा कलेक्शन लिखा गया है? समर इन कैलकाटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द लोटस ईटर वॉज कंपोज्ड बाय। लोटस ईटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑप्शन नंबर 39 का है 2। T.S. Eliot माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम USA। T.S. Eliot जो है इंग्लैंड USA से कहाँ गए थे? इंग्लैंड।
डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज रिफर्स टू। डिकन्स के टेल ऑफ टू सिटीज में किस दो सिटीज को रेफर किया गया है? पेरिस एंड लंदन। ऑप्शन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश? किन में से राइटर जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे? नसीम जकील थे। कहाँ के प्रोफेसर थे? ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ। जॉन किट्स कितनी उम्र में मरे थे? 26 साल की उम्र में मरे थे ये। इनकी जो डेथ हुई थी 26 साल में हुई थी। पैदा कब हुए थे? 1795 में, और डेथ हुई थी इनकी 1821 में। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर हैज नॉट वॉन द नोबेल प्राइज? किन इनमें से किसने नोबेल प्राइज नहीं जीता था? नहीं मिला था किसको? टी.एस. इलियट को, मुल्क राज आनंद, विलियम फॉल्कनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इनको भी मिला था, इनको भी मिला था, इनको भी मिला। मुल्क राज आनंद को नहीं मिला था, जबकि इतना अच्छा लिखते थे। नेक्स्ट है शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाय एसी ब्रॉडले। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है ये। नेक्स्ट है चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका है एफिमिनेट का क्या मतलब होता है? तो इसका है एफिमिनेट का मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट। जो अपनी आदतों से औरतों वाला हो, औरतों के जैसा हो, उसको कहते हैं एफेमिनिश, इफेमिनेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन लेट्स गो देन यू एंड आई। ऑप्शन नंबर 2। Who is called the prince among essayists? Francis Bacon is called the prince. Sorry. Charles Lamb. देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे चार्ल्स लैम्ब। Who composed the famous line if winter comes can spring be far behind? ऑप्शन नंबर 49 क्वेश्चन का है फर्स्ट शेले। If winter comes, can spring be far behind? Which of the following essay is not written by Charles Lamb? Charles Lamb के द्वारा कौन सा ऐसे नहीं लिखा गया है? The Convalescence, Imperfect Sympathies, A Bachelor's Complaint या Of Studies? Of Studies is written by Francis Bacon. ऑप्शन नंबर 50 का है 4। तो ये थी 50 क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैंने ये एक प्रैक्टिस सेट था आपका 50 क्वेश्चंस का। तो मुझे जल्दी से बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितना स्कोर किया है आपने। और अगर आप इस तरह की क्वेश्चन सीरीज, इस तरह के प्रैक्टिस सेट की और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं अगली वीडियो भी इस तरह की सेंड करूँगी, आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक